everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा. दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. दैट इज अ गारंटी. आज का टॉपिक है भाई अपना सेकंड ऑर्डर सर्किट्स. ठीक है, पहले इसके बारे में लिखना, फिर मैं आपको सेकंड ऑर्डर सर्किट दिखाता हूं. पहले इसके बारे में लिखो. अ सेकंड ऑर्डर सर्किट is a circuit which has two energy storage elements, inductor and capacitor. तो दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, एक इंडक्टर मेरे भाई और एक कैपेसिटर. उसे क्या बोलते हो? सेकंड ऑर्डर सर्किट. अब देखो जैसे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हमने दो तरह से चीजों को कवर किया था, एक सोर्स वाले सर्किट और एक सोर्स फ्री सर्किट. सेम चीज मैं यहां पे करूंगा. मैं पहले सोर्स फ्री सर्किट्स के बारे में बात करूंगा और फिर मैं बात करूंगा सोर्स वाले सर्किट्स के बारे में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला सर्किट. आज का पहला सर्किट स्टार्ट करते हैं. दैट इज सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट. ठीक है, सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट. अब बेटा यहां पे क्या होता है, सोर्स तो देखो है नहीं, अब देखो यार क्या होता है ना, जितने ऑर्डर का सर्किट होता है उतनी आपको इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ती है. ये बात ध्यान रखना. या फिर ऐसे सोच लो, जब आप मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही होते हैं उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और उनको निकालने के लिए उतनी ही कंडीशंस की जरूरत पड़ती है. अब सेकंड ऑर्डर सर्किट का मतलब क्या है कि भाई यहां पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जिसका मतलब है यहां दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, जिसका मतलब है उसे निकालने के लिए वी विल नीड टू इनिशियल कंडीशन. ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिखना. इन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन we get n arbitrary constants, so we need n initial condition
So we need n initial conditions to determine those arbitrary constants. To determine those arbitrary constant. ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखना, in a second order circuit, in a second order circuit, the differential equation is second order. The differential equation is second order. So we need two initial condition. We need two initial condition to determine two arbitrary constants. To determine two arbitrary constants. ठीक है, तो यहां पे दो कांस्टेंट, दो इनिशियल कंडीशन क्या हो सकती हैं? IL 0 को आप बोल दो I0, ठीक है, एंड VC 0 को आप बोल दो V0। ठीक, ये हो गई ना इनिशियल कंडीशन। अब मेरे भाई देखो, यहां पे करना क्या पड़ेगा ना, यहां KVL लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। KVL लगाते हैं जरा, माइनस IL इंटू R माइनस LDIL बाई DT माइनस VC इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस IL इंटू आर माइनस LDIL बाई DT माइनस VC इक्वल टू 0। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, माइनस कॉमन ही ले लो यार। VC को पता है आप ऐसे लिख सकते हो, देखो करंट होता है ना C dVC बाई DT। अब भाई सीरीज सर्किट है तो IL और IC तो बराबर हैं, तो यहां पे कैपेसिटर का करंट आना चाहिए था, उसकी जगह क्या डाल दिया हमने, इंडक्टर का करंट। तो ये इक्वेशन आ गई। अब एक काम करो, एक बार डिफरेंशिएट कर डालो। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट मेरे भाई? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन अभी है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों होता है। तो ये प्योरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, अब आप पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दो, डी स्क्वायर IL बाय DT स्क्वायर प्लस R बाय L DIL बाय DT प्लस IL ओवर LC। ये आ गई ना। अब यहां पे बेटा हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, वन इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या डिफाइन करते हैं? डैम्पिंग फैक्टर एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहां डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डैम्पिंग, इट रिप्रेजेंट्स डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस, डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस इन अ नेटवर्क। तो it is related to losses in the network. It is related to losses in network. तो ये जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म आई है ना, इसके कोएफिशिएंट को आप डैम्पिंग फैक्टर कहते हो। तो यहां अल्फा जो डैम्पिंग फैक्टर होता है दैट इज R बाय L। Alpha is your R by L, that is the damping factor.
दूसरी क्वांटिटी क्या डिफाइन करनी जरूरी है? दूसरी डिफाइन करनी जरूरी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब इसका क्या मतलब होता है यार? इसका मतलब ये होता है अगर एक नेटवर्क ऐसा ले लिया जाए जिसके अंदर लॉसेस ना हो, अगर एक नेटवर्क ऐसा ले लिया जाए जिसके अंदर लॉसेस ना हो, तब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो हम क्या कहते हैं? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, oscillations in an undamped network, in an undamped network। ठीक है, अनडैम्प्ड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? लॉसलेस नेटवर्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन लॉसलेस नेटवर्क। भाई मेरे यहां पे एक बात समझना, यहां पे एक बात समझना आप लोग कि अगर आपके नेटवर्क में लॉसेस नहीं है तो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कभी भी डिसिपेट तो होगी नहीं। जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस अनुसार जो ऑसिलेशन है वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ऑसिलेशन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। In undamped network, oscillations never die out। सीधी सी बात है, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही। वो ऐड नहीं आती थी पहले, एक छोटे से सरदार जी थे, वो बोलते थे पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। ऐसे ही यहां पे ना इनका जो पेट्रोल है वो है एनर्जी, वो खत्म ही नहीं होगी। never die out, and such oscillations are called as self-sustained oscillation, are called as self-sustained oscillations। ठीक है ना? सही है भाई, ये क्लियर हो गया हमें। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब याद रखना अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहां पे क्या होता है मेरे भाई? यहां पे ना ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, इसका कोएफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना आईएल, जिसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका कोएफिशिएंट, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया 1/LC। तो ओमेगा नॉट क्या हो गया? 1/√LC। सही है? तो ये दो टर्म तुम्हारे पास आ गई। ये दो टर्म तुम्हें याद रहनी चाहिए। क्या क्या? अल्फा का फॉर्मूला और मेरे भाई ओमेगा नॉट का फॉर्मूला। समझ आए क्या ये दोनों टर्म? जल्दी बताओ। और अगर आप एक चीज पे ध्यान दो तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसीलिए तो हमने बोला ये लॉसेस से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस तो लॉस ही कराएगा ना, तो इसीलिए हमने बोला डैम्पिंग फैक्टर इज रिलेटेड टू द लॉसेस इन अ सिस्टम। समझ आए दोनों फैक्टर? जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, चमक गया बढ़िया तरीके से। चल अब बेटा इसके बाद क्या होता है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डेराइव कर रखी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डेराइव कर रखी है वो क्या थी? ये थी ना d²IL। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। समझते चलो, बहुत अच्छे से सेकंड ऑर्डर सर्किट पे कमांड हासिल कर सकते हो। इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन दिमाग लगाने के नाम पे नील बटे सन्नाटा है ये, यानी बिल्कुल जीरो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन है। सिर्फ मजदूरी है, मजदूरी कर लोगे तो इसका हर क्वेश्चन बना लोगे। अब देखो मेरे भाई, यहां पे इसे मैं सॉल्व करूंगा बाय मेथड ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। कौन से मेथड से सर? ये मैथ्स के अंदर बेटा आप पढ़ते हो मेथड ऑफ
डिफरेंशियल ऑपरेटर। मैं आपको बताता भी हूं ये ऑपरेटर वाला मेथड क्या होता है। यहां पे देखो क्या होता है, जो डबल डेरिवेटिव होता है ना उसे तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिख लिया डी स्क्वायर आई एल। डी स्क्वायर क्या बता रहा है, डबल डेरिवेटिव है। ऐसे सिंगल डेरिवेटिव को क्या लिख लोगे, डी लिख लेंगे सर। और बिना डेरिवेटिव तो मतलब डी की पावर 0 यानी 1। ये इक्वेशन हो गई। इसमें पूरे में से ना आई एल कॉमन ले लो यार जरा, समझ रहे हो। डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी डेरिवेटिव को आपने डी से रिप्रेजेंट किया है, अब आपने आई एल ले लिया बाहर। ये जो इक्वेशन बनती है ना ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये एक बार बन गई। हमें क्या करना होता है यार, इसके रूट्स निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तो आप लोग माहिर हो भाई, बचपन से बनाते आ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बताओ मुझे क्या आएगा, माइनस आर बाय एल प्लस माइनस आर बाय एल का स्क्वायर माइनस 4 बाय एल सी अपॉन 2। ठीक है, एक सेकंड, यहां पे ना अल्फा आर बाय 2l होता है, ये चीज सही कर लेना। आर बाय 2l होगा, आर बाय एल नहीं होगा, आर बाय 2l। ये जो कोएफिशिएंट होता है ना इसका आर बाय एल, ये हमारा होता है 2 अल्फा। ये जो कोएफिशिएंट है दिस इज 2 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा होता है आर बाय 2l। अब ये देखो, ये r बाय 2l बन गया। ये 2 को ना जब रूट के अंदर ले जाओगे तो ये 4 बनेगा, बट फिर स्क्वायर के अंदर तो फिर से 2। अब ये मत कहना ये कैलकुलेशन कैसे कर दी, 2 को रूट के अंदर ले गया 4 बना, 4 को स्क्वायर के अंदर रखा तो 2 बना। ठीक है, तो ये बेसिकली बना माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आए। तो यहां पे 2 रूट्स आ गए। अब देखो क्या करते हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 रूट्स आ जाते हैं ना, इन 2 रूट से 2 सॉल्यूशन बनते हैं और उन 2 सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इफ रूट्स आर सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो हम ये कह देते हैं आउटपुट इज c1 e टू द पावर लैम्डा 1t। समझ में आया? जो भी रूट्स आते हैं वो e की पावर में टाइम के साथ या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चढ़ा दिए जाते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल की पावर में चढ़ा दिए गए। और यहां पे c1 c2 वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं जिनके बारे में मैं आपको फर्स्ट लाइन में ही लिखवाया था। याद है मैंने बोला था nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c1 और c2। इन्हीं को निकालना आपके लिए बेटा चैलेंज होने वाला है। सेकंड ऑर्डर सर्किट में कुछ भी टफ नहीं है, द ओनली टफ पार्ट इज इवैल्यूएटिंग दीज कांस्टेंट्स। समझ में आया यहां तक? अब देखो मेरे भाई, यहां पे जो हमारे पास रूट्स आ गए, ये आ गए माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ गए। अब यहां ना अलग अलग केसेस बनते हैं, यहां पे अलग अलग केसेस बनते हैं, जैसे कि केस 1। केस 1 हम लेते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, मतलब भी समझाऊंगा इसका अंडर डैम्प्ड सिस्टम का, बट राइट नाउ प्लीज फोकस।
यहां अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट। अगर बेटा अल्फा ओमेगा नॉट से छोटा हुआ तो रूट के अंदर वैल्यू बनेगी नेगेटिव। जब कभी रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना ये देगा इमेजिनरी आउटपुट। रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू डालते हो तो क्या मिलता है, आयोटा मिलता है ना। तो यहां पे अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट का मतलब हुआ r/2l लेस देन 1/√LC। तो r इज लेस देन 2√L/C। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब आपको लग रहा होगा ये कॉन्जुगेट कहां से लगा दिया सर ने। अब अभी तो सर इमेजिनरी बता रहे थे, अब सर कॉन्जुगेट भी ले आया अचानक से। बताता हूं, देखो क्या होता है, रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है ना, रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप रूट के बाहर माइनस साइन निकाल लें, अगर आप रूट के बाहर माइनस साइन निकाल लें, वो क्या बन के आएगा, आयोटा। इलेक्ट्रिकल में आयोटा को लिखते हो जे, माइनस साइन बाहर निकाल लो तो ये बचा। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, क्यों भाई, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। अब देखो एक प्लस जे के साथ आया रूट, एक माइनस जे के साथ आया, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाए। तो रूट जो हो गए ना वो ये हो गए अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है, दिस इज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब सर आपने बोला था इसको एक्सपोनेंशियल में चढ़ा देना, बिल्कुल सही बात है। जो रूट्स होते हैं उन्हें एक्सपोनेंशियल में चढ़ाते हैं, लेकिन जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तब क्या करते हैं, तब हम ऐसे लिखते हैं। देखो आईएल की डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है ना, इसका रियल पार्ट एक्सपोनेंशियल में चढ़ा देना। क्या करना, रियल पार्ट किस में डाल देना, एक्सपोनेंशियल में। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ना मेरे भाई, उसको आप डालो कॉस और साइन में। किस में डालो, कॉस और साइन में। ये आपने डाल दिया भाई, ये आपने डाल दिया कॉस और साइन में। ये समझ में आया मेरी बात, जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, रियल पार्ट का यूज करना है एक्सपोनेंशियल में, इमेजिनरी पार्ट का यूज करना है कॉस और साइन में। तो हम ये कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ रूट, रियल पार्ट ऑफ रूट बताता है एम्पलीट्यूड। क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। क्योंकि साइन और कॉस के एम्पलीट्यूड में आ गया ना e की पावर माइनस अल्फा टी। और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे मेरे भाई, तो साइन और कॉस कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं, दे आर ऑसिलेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा डी, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा डी। अब इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है भाई, अभी मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स पे भी आऊंगा, रुक जाओ पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के बारे में भी समझाऊंगा। देखो अब सर्किट तो मेरे भाई सोर्स फ्री है, सर्किट तो सोर्स फ्री है, यानी स्टेडी स्टेट तो जीरो ही आना है। लेकिन आपको ये दिख रहा है कॉस साइन के कारण ये ऑसिलेट करेगा, सही दिख रहा है, ये इस टाइप से ऑसिलेट करता है। जितने बच्चों ने कंट्रोल पढ़ा है ना वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस टाइप से, ठीक है। ये हो सकता है जीरो से स्टार्ट ना हो, किससे स्टार्ट हो, इनिशियल कंडीशन से। मैंने जीरो से कर दिया है, मैंने यहां पे क्या मान रखा है, एज्यूम्ड, मैंने एज्यूम कर रखा है इस ग्राफ में IL 0 इज 0। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसा मैंने एज्यूम करके ग्राफ ड्रॉ किया है। एक्चुअली यहां होता क्या है ना मेरे भाई, ये सर एक्सपोनेंशियल का रोल कहां है, देखो
ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना ऑसिलेशंस का, या तो एक काम करते हैं, रुको दोबारा बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे बनता है। ठीक है, देखो क्या होता है, ये जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है ना, पहले ये ड्रॉ किया जाता है ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये एम्पलीट्यूड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि साइन कॉस 1 और -1 हो सकते हैं। अब जो आपकी ऑसिलेशन होती है ना, वो इसके बीच में होती है। किसके बीच में होती है? ये एनवलप के बीच में। समझ में आ रही है बात मेरी? इस टाइप से। तो ये जो एनवलप आपका डिके हो रहा है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू e⁻ अल्फा टी। और ये जो सिग्नल जो आपका आउटपुट में आ रहा है, इसका जो टाइम पीरियड होगा, ये ऑब्वियसली 2π/ω_d। तो ω_d बताता है फ्रीक्वेंसी और अल्फा बताता है एम्पलीट्यूड। समझ में आया? तो इसे कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। सर इसे अंडर डैम्प्ड क्यों बोला, ये भी लिखना यहां तक लिखने के बाद। इन दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम, the oscillations are damped. In this sort of system, the oscillations are damped. माने ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है। ऑसिलेशन डैम्प्ड है, मतलब ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डाइज आउट ग्रेजुअली। ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, बट डैम्पिंग इज नॉट इनफ। To eliminate the oscillation. Damping is not enough to eliminate the oscillations, and hence it is called as under-damped system. Damping काफी नहीं है, damping कम है। काफी होती ना तो ऑसिलेशन बनते ही नहीं। यानी डैम्पिंग ने डैम्प आउट तो किया, लेकिन इतना नहीं डैम्प आउट कर पाई कि ऑसिलेशन का खात्मा कर देती। ठीक है, वो रह गए। चलो अब दूसरे केस पे चलते हैं। मजा आ रहा है भाई? जल्दी बताओ, मजा आ रहा है? बेसिक से समझ आ रही हैं चीजें? दूसरा होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। मैं ना आपको समराइज भी करा दूंगा ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्या क्या चीजें सेकंड ऑर्डर में याद रखनी है, बट अभी सीखते जाओ। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ये क्या होता है? यहां पे बंधु अल्फा हो जाता है ω0 के बराबर। अगर अल्फा ω0 के बराबर हो गया तो ये रूट वाली टर्म तो चली गई 0। तो यहां पे क्या बचे? रूट्स बेटा दोनों एक बराबर आ गए -अल्फा। तो आप कह सकते हो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहां पे अगर आप डालोगे ना वैल्यू r/2l इज 1/√LC, इट इंप्लाइज r इज ½ √L/C। ठीक, ये बन गया। अब मेरे भाई यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर आपको रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक है, जैसे यहां पे आपने रिस्पॉन्स लिखा था ना, यहां पे तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां तरीका ये होता है, जब रिपीटेड रूट्स होते हैं ना, तो एक टर्म तो एक्सपोनेंशियल होती है, एक में टाइम इंटू एक्सपोनेंशियल होता है। अगर मान लो कभी थर्ड ऑर्डर में ऐसा आ जाए, थर्ड ऑर्डर के तीनों रूट रिपीट हो जाएं, तो एक तो एक्सपोनेंशियल, एक टाइम इंटू एक्सपोनेंशियल, और एक टाइम स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल। समझे? एक तो एक्सपोनेंशियल, एक टाइम इंटू एक्सपोनेंशियल, एक टाइम स्क्वायर। तो जितनी बार एक रूट रिपीट होता है, टी की उतनी ही पावर का आप यूज करते जाते हो। समझ आया? ठीक है, तो यहां पे लिखो इन दिस सिस्टम there is no sinusoidal term. In this system there is no sinusoidal term, which means
which means there is no oscillation. There is no sinusoidal term, which means there is no oscillation. So we can say damping is just enough. We can say damping is just enough to eliminate the oscillations. Damping is just enough to eliminate the oscillation. ठीक है, ये मतलब हुआ आपका क्रिटिकली डैम्प्ड का। हमारे यहां तो यार आज मस्त बारिश आ रही है, बाहर बहुत तेज बारिश की आवाज आ रही है। देखो लाइट चली गई, अब ये यूपीएस की आवाज आएगी। ठीक है, लाइट जाती है ना तुरंत ये यूपीएस ऑन हो जाता है, बहुत तेज आवाज करता है। अब देखो अगला ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अभी मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड का एक साथ दिखाऊंगा। ठीक है, अब ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या होगा भाई, नाम से समझ आ रहा है जरूरत से ज्यादा डैम्पिंग है, बट जरूरत कितनी थी और कितनी है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी देखो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है, जिसका मतलब R/2L इज ग्रेटर देन 1/√LC, हाफ रूट ओवर L/C, हाफ रूट ओवर L/C। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो रूट्स जो आएंगे ना वो वही आएंगे जो आपने पहले निकाले थे, यानी माइनस अल्फा, यही रहेंगे रूट्स, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्फा जब ओमेगा नॉट से बड़ा है, ठीक है, अल्फा जब ओमेगा नॉट से बड़ा है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ जाएगी भाई, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक में माइनस अल्फा प्लस समथिंग है, एक में माइनस अल्फा माइनस समथिंग है, यानी यहां पे ना रूट्स ऐसे हैं λ1 λ2। जैसे λ1 आपने लिख लिया, ये है ना, λ2 आपने लिख लिया, ये। ठीक है, आपको यहां पे क्या मिले, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। अब यहां पे कैसा आउटकम लिखोगे, C1 e⁻λ1t, C2 e⁻λ2t। ये आ गया। ठीक है, अगेन C1 और C2 क्या हैं, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अब सर यहां रिस्पॉन्स कैसा बनता है, पहले ओवर डैम्प्ड का मतलब लिखना। इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम the amount of damping is more than required, the amount of damping is more than required to eliminate the oscillations, more than required to eliminate the oscillation। ऑसिलेशन एलिमिनेट करने के लिए आपको क्रिटिकली डैम्प्ड वाला केस चाहिए था, जहां अल्फा और ओमेगा नॉट बराबर थे, आपने उससे अधिक डैम्पिंग लिया, यानी कि जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा लिया, है ना, क्योंकि पेट तो कभी बढ़ता नहीं, और ज्यादा लगता है, तो आपने डैम्पिंग और ज्यादा ले लिया। अब इससे होता क्या है, देखो रिस्पॉन्सेस कंपेयर करते हैं। अंडर डैम्प्ड में तो हमें पता है ऑसिलेशन आ रहे थे, यहां ऑसिलेशन नहीं आते, ना क्रिटिकली डैम्प्ड में और ना ही ओवर डैम्प्ड में। अब देखो क्रिटिकली डैम्प्ड का रिस्पॉन्स कैसा आता है, कुछ ऐसा। ठीक है, और ओवर डैम्प्ड का कैसा आता है, ऐसा। यानी ओवर डैम्प्ड धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे गिरता है,
क्रिटिकली डैम्प्ड तेज बढ़ के तेज गिरता है। सो दिस वन इज क्रिटिकली डैम्प्ड, दिस वन इज ओवर डैम्प्ड। कहने का तात्पर्य ये है, ओवर डैम्प्ड या डैम्पिंग बढ़ा देने से, डैम्पिंग को फ्रिक्शन की तरह सोचो ना, अगर फ्रिक्शन बढ़ गया सिस्टम में तो सिस्टम धीमे चलेगा, तो डैम्पिंग बढ़ाने से क्या हुआ, सिस्टम आपका स्लो डाउन हो गया। तो क्रिटिकली डैम्प्ड में कोई ऑसिलेशन नहीं थी, ना ही ओवर डैम्प्ड में है, लेकिन डैम्पिंग बढ़ाने से सिस्टम बिकम्स स्लोअर। तो ये वाला पॉइंट लिखना, बाय इंक्रीज इन डैम्पिंग, by increase in damping in case of over damped system, by increase in damping in case of over damped system, the system response becomes slower, the system response becomes slower। अब देखो मेरे भाई, आप यहां पे क्या सीखे अभी, समरी में आप कुछ ऐसी चीजें सीखे कि जो रूट्स होते हैं दे आर, सही है, अल्फा इज ये आप सीखे। सेकेंड चीज, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, अंडर डैम्प्ड। यहां पे आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, अब देखो आपको ना कभी भी डेराइव नहीं करना, आपको डायरेक्टली ये इक्वेशंस यूज करनी है। यानी अंडर डैम्प्ड दिख जाए तो ये इक्वेशन लगा देनी है। यहां ओमेगा डी कितना आता है, ठीक है, थर्ड अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट, क्रिटिकली डैम्प्ड, ये आता है, ठीक है, फोर्थ अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ओवर डैम्प्ड, यहां पे क्या आता है, C1 e टू द पावर लैम्डा 1t। देखो कितना इजी है। अब मेरे भाई यहां पे समझने वाली बात ये है, यहां पे समझने वाली बात ये है, अच्छा ये 2 आएगा, ठीक। हाँ, अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये सर किस पे लगेगी, IL पे, VC पे, IR पे, VR पे, VL पे या IC पे, ये हर जगह लगेगी। यानी आपको नेटवर्क का कोई भी पैरामीटर निकालना है, फंक्शन सेम है, बस इसके कांस्टेंट बदलेंगे। तो ये वाला पॉइंट लिखो, these equations can be applied, these equations can be applied to any parameter, to any parameter in a series RLC network. These equations can be applied to any parameter in a series RLC network। ब्रैकेट में लिख लो IL VC कॉमा करके लिखना, IL कॉमा VC कॉमा VL कॉमा IC कॉमा IR कॉमा VR, ठीक है। बट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैल्यूज, बट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैल्यूज, ब्रैकेट में लिखो C1 एंड C2, C1 एंड C2 विल चेंज, विल चेंज। समझ आया? यानी फंक्शन सेम है, बस ये C1 C2 की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब क्वेश्चन ये रह गया, चलो ठीक है सर, क्वेश्चन में हमने सीधा फंक्शन लिख दिया,
लेकिन C1 C2 कैसे निकालेंगे, तो अगला पॉइंट लिखो इस बारे में। टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ C1 C2, टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ C1 C2 we make use of the two initial conditions, we make use of the two initial conditions in the network, एक IL पे होगी, एक VC पे होगी। वो दो इनिशियल कंडीशन की मदद से क्या निकालोगे, C1 और C2। समझ में आया? न्यूमेरिकल में मैं करके दिखाऊंगा कैसे ये काम पूरा परफॉर्म किया जाता है, बट अभी के लिए बताओ मेथडोलॉजी क्लियर है पूरी की पूरी भाई? पूरी तरीके से क्लियर है ना ये? चल अब देखो मेरे बच्चों, इसके बाद सेकंड आता है सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट। भाई जैसे आपने तीनों को सीरीज में जोड़ा, ऐसे ही आप पैरेलल में भी जोड़ सकते ही थे, है ना? समझ रहे हो? तो यानी मेरा जहां पे डेरिवेशन खत्म हुआ है ना, वहां से तुम्हारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले किसी भी नेटवर्क में ये जज करोगे वो ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या क्रिटिकली डैम्प्ड है। इक्वेशन लगाओगे तो क्वेश्चन में मजदूरी बस काय में करनी है, C1 C2 निकालने में, C1 C2 निकालने में ही बस मजदूरी करनी है। ठीक है, RLC। देखो पिछले नेटवर्क में आपने KVL लगाया था, ऐसे ही यहां पे क्या लगेगा, KCL, IL IC, और ये हो गया VC तीनों में कॉमन होगा ना। अब मैं क्या कहता हूं, इसमें कुछ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है ही नहीं, बस पैरेलल ही तो जोड़ा और थोड़ी कुछ किया है। बाय KCL IR प्लस IL प्लस IC इज 0। अब तीनों में वोल्टेज तो VC ही है, VC बाय R, 1/L इंटीग्रल VC dt और C dVC बाय dt। अब देखो लास्ट टाइम की तरह ये बन गई एक इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गई, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। अभिनव मेरे भाई जब रिप्लाई ना आए तो समझ लो मन नहीं है तुम्हारी बात के रिप्लाई का। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, 1/R dVC बाय dt प्लस VC बाय L, ठीक है, प्लस C d स्क्वायर VC बाय dt स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहां पे आप अरेंज कर लो इसे बढ़िया तरीके से। अब देखो आप खुद ही मुझे बता दोगे यहां पे क्या होगा। देख रहे हो इक्वेशन सिमिलर है ना सीरीज वाले जैसी, बस ये फर्क है वहां पे ये इक्वेशन आपकी IL में आ रही थी, अब की बार VC में आ रही है। अब मैंने आपको बताए दो चीजें वहां पे सीरीज RLC में, एक डैम्पिंग फैक्टर और एक बताया नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो मैं क्या कहता हूं, डैम्पिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, ये जो dVC बाय dt के आगे टर्म है, dVC बाय dt के आगे टर्म है, ये होती है 2 अल्फा। तो यहां पे अल्फा बदल गया, देखो अल्फा हो गया 1/2 RC, और VC के साथ जो टर्म होती है दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा नॉट। ठीक है, ये बन गया। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली सेम बनी है लास्ट सर्किट के जैसी।
बस यहां पे फर्क क्या आया है, अल्फा बदल गया है, ओमेगा नॉट तो अभी भी सेम है, ओमेगा नॉट अभी भी सेम है, बट अल्फा बदला है आपका। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है बेटा, अगर इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर वाला मेथड लगाओगे तो आंसर तो सेम ही पाओगे। इक्वेशन सेम है तो सॉल्यूशन कैसे अलग हो सकता है? तो ये वाला पॉइंट लिखना, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड, द डिफरेंशियल इक्वेशन obtained in parallel RLC network, the differential equation obtained in parallel RLC network is identical to the series RLC network, is identical to the series RLC network, but the numerical value, but the numerical value of alpha is different, but the numerical value of alpha is different। लेकिन भाई जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है तो रिजल्ट्स यहां पे भी सेम रहेंगे। केस 1 अंडर डैम्प्ड सिस्टम, केस 1 अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इसीलिए मैंने कंडीशन जो है ना अल्फा और ओमेगा नॉट में लिखवाई है, ताकि आप जो इक्वेशन याद करो वो अल्फा और ओमेगा नॉट में करो। एग्जाम में अल्फा की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू आप पुट कर देना। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है आपके पास, यहां पे आपके पास जो रूट्स आते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं, याद है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं। तो इसकी वजह से यहां पे जो आपका कैपेसिटर वोल्टेज निकल के आता है Vc, वो आता है भाई e की पावर माइनस अल्फा टी C1 कॉस ओमेगा डी टी प्लस C2 साइन ओमेगा डी टी। यहां ओमेगा डी कितना होता है, रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता है। अब केस 2 क्या होता है अपना, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, है ना, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। यहां पे आप भी जानते हो भाई क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, और यहां रिस्पॉन्स कैसा बनता है आपका, ठीक है, C1 प्लस C2t e टू द पावर माइनस अल्फा टी। और लास्ट केस क्या होता है, केस 3, दैट इज अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, यहां सॉरी अनडैम्प्ड नहीं, ओवरडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का भी नंबर आएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो अनडैम्प्ड सिस्टम भी होता है जहां डैम्पिंग नहीं होती, यानी रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस नहीं होगा ना तो वो बन जाएगा एलसी ऑसिलेटर। मैं आपको एलसी ऑसिलेटर भी कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, यानी 1/2 RC ग्रेटर देन 1/√LC। तो R लेस देन हाफ रूट ओवर L/C। तो यहां पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है ना, रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं।
और रूट्स आते कैसे हैं, माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या लिखते हो, VC इज इक्वल टू C1 e टू द पावर लैम्डा 1t, ये लिखते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ जाता है भाई। ठीक है, रिस्पॉन्स आ जाता है, ये बात क्लियर है। तो मेरे भाई रिस्पॉन्स सेम रहता है, जस्ट अल्फा की वैल्यू बदलती है इन केस ऑफ सीरीज एंड द पैरेलल RLC सर्किट। अगर आपने इतना याद रख लिया ना, सेकंड ऑर्डर के अंदर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आकाश मेरे भाई, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जिस ऑर्डर में लेक्चर्स हैं उसी ऑर्डर में देखो। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो, इसके आगे मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, कल मैं बात करूंगा उन नेटवर्क्स की जिनके अंदर सोर्स भी होगा, सेकंड ऑर्डर है बट विद अ सोर्स वाले नेटवर्क्स के बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से, और देखेंगे उन नेटवर्क्स को कैसे टैकल किया जाता है। और इसके अलावा कल मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा फॉर दिस। Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों, and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings, ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy लाइट। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है। और मैं बता रहा हूं बेटा, इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई, अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा। क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो। हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना, तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना।
प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है। इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।